हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट फरवरी 2016 के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वुडवर्थ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वुडवर्थ, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। आनुवंशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज से वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं होता है। इसलिए वुडवर्थ का यह मत है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, कथन था। तो ये भी कथन वुडवर्थ का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। अतः साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा और अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज के माध्यम से समझाया गया है। आत्मा सबसे पहले इसका विषय थी, फिर मन हुआ, फिर चेतना हुआ। अब वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधियों को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से यौवन तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इस विकास सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एरिक्सन। व्याख्या पढ़ते हैं। विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन ने किया था। इनका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन डी। व्याख्या पढ़ते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम, अहम, पराअहम माने जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की रचना में इदम, अहम एवं पराअहम इन 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया। तत्व और संबंध। इदम जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है, अहम यथार्थ जगत से है, पराअहम नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति उससे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवहार को बार बार दोहराता है। इसी आधार पर गणित में पहाड़ी तथा भाषा में वर्तनी, विलोम व मुहावरे आदि याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रसार नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी श्रेणी में चर का वह मान जो श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्न है। माध्य, माध्यिका, बहुलक। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा थॉर्नडाइक। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है, जिसे चैनल के शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मात्र 3 मिनट में पूरा थॉर्नडाइक आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, चयन एवं संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात। व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो 16PF परीक्षण व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसके अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT तथा शब्द सहचर परीक्षण। जबकि 16PF परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है, जिसमें व्यक्ति के सामने प्रश्नों को रखा जाता है और उसका जवाब प्रश्न के विकल्प से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे अभिप्रेरणा की मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया जिससे मनुष्य अभिप्रेरित होता है। शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, आत्मानुभूति। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, यानी मास्टर ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित व निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यूंग। देखिए व्याख्या देखते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक यूंग के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक यूंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो मन एवं व्यवहार में तो होती है परंतु सामान्यता प्रदर्शित नहीं होती है, किसी विशेष परिस्थिति में वह प्रदर्शित होती है। अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है, तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं वाक्य यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। यौक्तिकीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, तो ये स्किनर ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्किनर। व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है जबकि इसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों पर निर्भर करता है, अर्थात उसके व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है। इसी प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। इनके द्वारा चूहे पे किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है। तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितने के बीच में होता है। तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनको 90 से 109 तक बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। तो 130 से जो अधिक थे वो प्रतिभाशाली थे, 81 से 90 मंद बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 70 से 80 अल्प बुद्धि, 111 से 120 त्रिभुज बुद्धि और 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 71 से कम जड़ बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। तो बंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहा जाता है। तो देखिए प्रतिमानीकरण को निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा अधिगम के क्षेत्र में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे अपने से बड़ों के व्यवहार का निरीक्षण करके उन्हीं की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन औपचारिक सक्रिय अवस्था की विशेषता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। चतुर्थ अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है एवं अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है। डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो
वंशानुक्रम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों के जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण अर्थात पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गांतरीकरण का अर्थ है मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। व्याख्या देखते हैं। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य इकट्ठा करना यानी कि संग्रह करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो देखिए, मानसिक द्वंद्व के कारण भी भूल सकते हैं, पुनरावृत्ति का अभाव भी भूलते हैं, सीखने की मात्रा अधिक हो जाती तब भी इंसान भूलने लगता है, शिक्षक की योग्यता जो है इसका कारण नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालक में भूलने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न मानसिक शारीरिक दोष के कारण होती है। इसके अलावा मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव एवं सीखने की मात्रा अधिकता की स्थिति में भी भूलने के प्रमुख कारण हैं, किंतु बालकों के भूलने के कारण में किसी भी प्रकार शिक्षक का योगदान नहीं होता। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो तर्क करने की जो क्षमता है उसको जी कारक कहते हैं। तर्क करने और समस्या समाधान करने की जो क्षमता है उसको जी कारक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने बुद्धि के डी कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना दो कारकों से मिलकर बनती है, सामान्य योग्यता कारक जिसे जी फैक्टर कहते हैं, विशिष्ट योग्यता कारक जिसे एस फैक्टर कहते हैं। जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होती है। अतः जी कारक के कारण कार्य करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में शिक्षक की सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है, साथ ही उनकी वातावरणीय स्थिति भिन्न होती है, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमता में भिन्नता पाई जाती है। अतः अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की अधिगम क्षमता के अनुसार अधिगम कार्य किया जा सके और सभी बालकों को समान रूप से विकास हो। नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के डी तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं स्पीयरमैन थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के डी तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो तत्वों से मिलकर बनती है, सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर। आमतौर पे जीवन में सामान्य बुद्धि का उपयोग किया जाता है
तथा जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है, ये हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है, जिससे कोई तथ्य याद नहीं आता, इस दोष को विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व। इसकी व्याख्या देखते हैं, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की गतिशील संगठन है जो कि उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। अर्थात व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं तथा व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक तथा जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे कहते हैं मध्यांक। ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं, प्राप्तांकों के समूह को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर उस समूह के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। माना समूह के प्राप्तांकों की संख्या n हो तो मध्यांक बराबर n/2वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। तो ये स्तंभाकृति हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं जैसे पाई चार्ट, स्तंभाकृति तथा वेन आरेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इलाहाबाद से आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं, नई कविता पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। नई कविता पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आयोगवाह कहा जाता है। तो आयोगवाह जो है वो विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं, अनुस्वार अंग तथा विसर्ग आह का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा श, 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 ह महाप्राण कहलाता है तथा प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम अल्पप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। तो ये 12 इंच होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अध्ययन, वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी 12 इंच होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तोड़ने होंगे मठ और गढ़, तो मुक्तिबोध। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्तिबोध। अशब्द अधरों का सुना भाषा निराला, घून खाए शह तीरों पर 12 खड़ी, विधाता बाचे नागार्जुन। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य भारत भाग्य विधाता है,
रघुवीर सहाय। नेक्स्ट देखते हैं, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। तो देखिए ये प्रोजेक्टर में होता है, तो ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। इसकी व्याख्या देखते हैं, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर OHP का दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। मौन पाठ के विषय में धारणा है, तो इससे एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और इसका ओवरहेड। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, मौन पाठ के विषय में धारणा है कि प्रत्येक विद्यार्थी बिना आवाज किए अपने पाठ को पढ़ता है। मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करता है। इससे सुनने की क्रिया प्राय शून्य होती है। तदी समाज की स्थापना किसने की। तो तदी समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं, देखिए कुछ संस्थाएं दी हुई, तदी समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तो तथा धन एव। तथैव शब्द का तथा धन एव, ऑप्शन डी। तथैव बराबर तथा धन एव, ये वृद्धि संधि है। यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पे ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो रूपक हो जाएगा। ऑप्शन सी, जब उपमा होता है उसमें सा सी लगता है और उसमें सीधे चरण को कमल बता दिया है, इसलिए रूपक अलंकार यहाँ होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहीं रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार को देख लेते हैं, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 16 छंद है। व्याख्या देख लेते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त छंद में 16 छंद है। यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। 16 दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। तो मधुलिका जो है वो पुरस्कार कहानी की पात्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं, मधुलिका, अरुण, कौशल, नरेश, सेनापति आदि जयशंकर प्रसाद जी की रचित कहानी पुरस्कार के पात्र हैं। देवदासी, ममता, छायाग्राम, धीशु, विसाती, चूड़ी वाली, सालवती, मधुआ, गुंडा, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, पत्थर की पुकार, उस पार का आकाशदीप, योगी चंद खंडहर की लिपि तथा नूरी जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, अधूरा आदि मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। बिना दीवारों का घर तथा महाभोज मन्नू भंडारी के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सब निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो रचयिता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को
तो कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु निर्मित वास्ते आपदान से अलग होने के भाव में संबंध का की के रा री रे ना नी ने अधिकरण में भीतर पर संबोधन हे हो अजी अरे रे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाजार समूहवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजार व्यक्ति अथवा लोगों का समूह है, अतः वह समूहवाचक संज्ञा है। इसके अन्य उदाहरण सभा, दल, गिरोह, मंडल आदि हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखिए इसमें गुणवाचक गोल है, अनुकूला है और भीतरी है। इसमें अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि गोल, अनुकूला, भीतरी इत्यादि गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दया, जैसे प्राचीन, देशी, सुडौल, लाल, दुबला, अनुचित, सच्चा, बड़ा सा, छोटी सी आदि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं सहायक क्रिया। ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से किसी बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अवयवी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रयोग होता है। कर्मधारय समास। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। महाकवि यानी महान है जो कवि। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर अथवा अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान हो या दोनों संज्ञा विशेषण हो या द्वंद्व समास कहलाएगा। रात और दिन, माता और पिता। अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो अजातशत्रु में जो है वो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न हो अर्थात व्यक्ति विशेष। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। दश हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो सावन, भादौ, क्वार। तो क्वार को आश्विन भी कहते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाद्रपद महीने के बाद अश्विन मास आता है। हिंदी महीने के अनुसार वर्ष भर में महीनों के नाम निम्नवत हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन,
क्वार यानी कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तज मोह स्मृति के पार, पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनकर। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तज मोह स्मृति के पार, ये दिनकर की पंक्ति है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर निराला। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई, उसके पास नागार्जुन। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, अज्ञे ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उर्मी में कौन सी संधि है? तो लघु उर्मी में दीर्घ संधि है। व्याख्या देख लेते हैं। लघु उर्मी, लघुधन उर्मी, दीर्घ स्वर संधि है। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रास या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलके आ, ई, उ और री हो जाते हैं। जैसे मंजूषा, मंजूधन ऊषा, सिंदूर्मी मतलब सिंधुधन उर्मी। कपूर शब्द है तो कपूर तद्भव है और उसका होता है कर्पूर। व्याख्या देखते हैं। कपूर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कर्पूर होता है। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तद्भव वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से या हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं। देशज वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज विदेशी भाषा से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना और बात बनाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात के मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर 55। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद होता है तो ये चौपाई होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई है। दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। षोडशा छंद ये अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा है, अर्थात इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। रूला छंद यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं पेयति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है अली, आँखों में भरे विहागरी। इस पंक्ति में श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई है। नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं तो अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इनके अन्य नाटक हैं मादा कैक्टस, 3 आँख वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, शक्तमाल, रक्तमाल, सूर्यमुखी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गूढ़ यक्ष, प्रश्न, एक सौतन, हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पक्षी, सब रंग, मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थयात्रा, कजरी वंश, सुंदर रस, कॉफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा इत्यादि।
आज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे? तो स्त्रीवाचक हो जाएगा अजा। इसमें जो है आ प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1943। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तार सप्तक का आरंभ 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ। तार सप्तक में 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। सभी सप्तकों का संपादक अज्ञेय ने किया। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उल्का सी, जहाँ शी शब्द आए, सा शब्द आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो उसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपमा अलंकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सदृशता, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप और चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों अथवा एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम भाग 3 पे आ जाते हैं, अंग्रेजी। A line, a thing of beauty is joy forever, has been written by which of the following? तो ये पंक्ति लिखी है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। इट इजंट इजी टू डैश चिल्ड्रेन नाउ अ डे, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही इज एज वाइज एज सोलेमन। तो इसका कंपैरेटिव बनाना है, तो सोलेमन इज नॉट वाइजर देन ही इज, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या आप अपने से पढ़ें। Point out the figure of speech in the following sentence. Here's the smell of blood. Still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this light hand. तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हाइपरबोल है, अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digest? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस बेकन। इसकी व्याख्या आप खुद से पढ़ लें। साइलॉक इज द कैरेक्टर इन विच प्ले? तो द मार्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर का है मार्चेंट ऑफ वेनिस। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, यानी कि जो पेन होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो पेन होती है वो तलवार से ज़्यादा मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इन द ब्लैंक द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही किल्ड 2 birds डैश 1 stone, तो विद 1 stone हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटेन बाई विच प्ले राइटर? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन सी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आर्म्स एंड द मैन। Point out the active voice of following sentence. This notice has been alert. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा someone has alerted this notice, ऑप्शन बी।
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks using the correct prepositional phrase. Shall be play indoor dash sweating out in the sun. तो यहाँ पे हो जाएगा instead of ऑप्शन ए। Fill in the blanks with the appropriate choice. If you make a promise, you must be to son to dash. तो यहाँ पे हो जाएगा कीप, ऑप्शन बी कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। वन ऑफ द मोहन्स एम्बिशंस in life were to visit all the historic place in the country. तो इसमें ऑप्शन बी इन लाइफ वेयर टू विजिट, यानी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वेयर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो यूनिक दिया है, यूनिक जो है बुक की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जेक्टिव। बुक नाउन है और यूनिक जो है बुक की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। शी इज़ ओवर एंसिशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो यहाँ पे जो है ओवर की जगह टू लगा देंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। शी इज़ टू एंसिशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो एथिस्ट का हो जाएगा, एथिस्ट मतलब नास्तिक, तो इसका आस्तिक हो जाएगा। तो इन चारों विकल्प में से सबसे सही है बिलीवर्स, यानी कि जो विश्वास करता हो ईश्वर पे। तो एथिस्ट है, एथिस्ट मतलब नास्तिक, उसका हो जाएगा बिलीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियस। मतलब इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, तो यहाँ पे होगा डिलीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये बदलेगा नहीं। कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, तो शुगर जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, ये ट्रू है, ये सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आवर टीचर टोल्ड अस डैट शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। तो इसकी जो ये वर्ब की जो फॉर्म है ये चेंज नहीं हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड अपुलेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेल्दी। अपुलेंट का मतलब होता है बहुत धनवान, और वेल्दी इसका राइट सिनोनिम्स होगा। राइट द नेम ऑफ राइटर ऑफ द लेसन अ फेलो ट्रेवल्स। तो ये एजी गार्डन की बुक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए फेलो ट्रेवल्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी हैज़ बीन लिविंग डैश दिस सिटी डैश 10 ईयर। तो शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ मैस्टिकेट। तो इसका हो जाएगा मैस्टिकेट मतलब चबाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गॉबल, मतलब सीधे निकल जाना। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड दिस फ्रेबुलस रिमार्क प्रोवेक्ट नो कमेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन
84 pedagogical knowledge includes knowledge of content, knowledge of method। इसका दोनों राइट होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्किल एमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन फॉर्मल रिटेन एग्जामिनेशन? मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ प्लीजर, एनालाइज टेक्सिंग, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल्स आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन विच मैथड? तो पैटर्न प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्सिकल वर्ड? तो प्रिंसिपल राइट आंसर होगा, लेक्सिकल वर्ड प्रिंसिपल, ऑप्शन ए प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया? तो इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। टू बीट द एयर यानी हवा को पीटना, इसका मतलब होगा कोई फालतू काम करना, मतलब ऐसा एफर्ट करना जो फालतू हो, हवा को कोई पीट नहीं पाएगा, इसलिए इसका अर्थ होगा टू मेक एफर्ट डैट आर यूजलेस और वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ट्रंकेट। तो राइट हो जाएगा कट ऑफ, ऑप्शन सी। यहाँ से व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ गया सामाजिक अध्ययन। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पर चली मुकदमों की पैरवी किसने की? तो भूलाबाई देसाई ने की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। वक्राकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थी? तो चौदड़ों से मिली थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1959 में पंचायती राज में किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह सामाजिक स्तर कुछ भी हो, या किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये आयरलैंड के संविधान से व्यवस्था ली गई है। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा का शिक्षण होना चाहिए? तो परस्पर संवाद का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या की से तात्पर्य है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विषय में चुंबकीय कंपास होता है, ग्लोब होता है, मानचित्र भी होता है, नेपियर पट्टी जो है ये गणित में होती है, ना कि सामाजिक विषय में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एक्सिमो पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को प्रतिपादित किया? हर्बर्टसन ने किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी है? तो शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो, ऑप्शन ए। मूल्यांकन संबंधित है? तो छात्रों के कौशल के विकास से संबंधित है मूल्यांकन, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक विध्वंस घाटी में से होकर बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रोड का निर्माण निम्न में से किन तत्वों से हुआ है? तो क्रोड जो है लोहा और निकिल से मिलकर बना है, निफे जिसे कहते हैं, निकिल और लोहा, निफे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती यहाँ किताब में छप गई है। तो पहला सियाल है जो सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है, व्याख्या पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि भूपर्पटी जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम लिखा है, जबकि यहाँ पे एल्युमिनियम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगी, ऑप्शन बी। लॉर्ड मैकाले संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा संबंधित था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? तो गुप्त काल को कहते थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। किसका उपनाम जो है वो गलत है? तो इनायत हुसैन का उपनाम गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राण प्रिया। वाजिद अली को अख्तर पिया कहते हैं वाजिद अली को। समता प्रसाद मिश्र को गोदई महाराज कहते हैं। महमूद अली को दरस पिया कहते हैं। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी होती है? वसा में होती है। फैट जो होता है उसमें सबसे अधिक कैलोरी होती है। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक हैं? तो शरीर की गतिशीलता प्रदान करती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रातःकाल खाली पेट करना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? तो कपाल में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फुटबॉल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो हो जाएगा 1872 में। सैयद मोदी को किस खेल से के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो बैडमिंटन होगा, ऑप्शन ए। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो 5 महाद्वीप को दिखाते हुए 5 चक्र हैं, या 5 छल्ले बोल सकते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राग पीलू किस वर्ग में आता है? तो संकीर्ण वर्ग में आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राग पीलू संकीर्ण वर्ग में आता है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं? तो नागरिकता जो है वो राज्य सूची में उल्लेखित नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ऑप्शन डी राइट इसका आंसर होगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 500, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 में जो है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो गेहूँ हो जाएगा, सोनालिका गेहूँ की प्रजाति है। बाजरा के लिए बीज की दर है? तो बाजरा जो है 5 किग्रा हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में बोया जाता है, तो 4 इसका करीब का ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंचाई की विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपक सिंचाई विधि में सबसे अधिक पानी की बचत होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है? तो कल्ले निकलना, जब सिंचाई पहली बार की जाती है कल्ले निकलते हैं तब। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि की दृष्टिकोण से किया जाता है उसे इडेफोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो तीनों कारणों से, उपरोक्त तीनों सभी आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में संसद, न्यायालय, अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। फर्टिगेशन का संबंध है तो जल और उर्वरक देने से। मुरब्बा बनाने में उपयुक्त फल है तो रसीला फल है संतरा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मुरब्बा नहीं बन पाएगा। जेली में कितने प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस होता है? तो घुलनशील ठोस 65% होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चित्रकला के तत्व होते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चित्रकला के तत्व जो है वर्ण, तान, रेखा, रूप, पोत और अंतराल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विरोधी रंग कौन से हैं? तो लाल और हरा विरोधी रंग है। ऐसे रंग जो मिल जाने पे भूरा रंग बना दे वो उसको विरोधी रंग कहते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम चुने, तो सबसे पहले जो है मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली और लास्ट में बंगाल शैली होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा लिखा गया है? तो संगीत रत्नाकर जो है ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। आमद शब्द का संबंधित है तो आमद जो है कथक नृत्य से संबंधित है, आमद शब्द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बंची टॉप जो है बीमारी ये होती है केले में, बंची टॉप नाम की बीमारी केले में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।